सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। यानी आज हम पहला टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए, जो होगा सेल और बैटरी के चैप्टर में से। यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो है सेल और बैटरी के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा, रोज़ाना शाम को 8 बजे हम इसी यूट्यूब चैनल पे टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज ये हमारा पहला टेस्ट है और कल भी हम लेंगे आपका टेस्ट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1, सेल और बैटरी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान कितना होता है? 1.8 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1.0 वोल्टेज या 2.1 वोल्टेज? कौन सा होगा इनमें से आंसर? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान होता है 1.5 वोल्टेज। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या जोड़े गए हैं, तो श्रेणी समूह में जुड़े सेलों का कुल वोल्टता का मान क्या होगा? यानी जो टोटल सेल है वो कार्बन जिंक सेल है सभी के सभी, और कितनी है उनकी संख्या? 5। यानी 5 कार्बन जिंक सेल है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और सभी का कुल वोल्टता कितना होगा? यानी टोटल वोल्टेज कितनी होगी? 6.5 वोल्टेज या 4.5 वोल्टेज या 7.5 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज? जल्दी से बता दीजिए, जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7.5 वोल्टेज। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कार्बन जिंक सेल का जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.5, यानी 5 सेल जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 सेलों को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 7.5। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर। मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, या EMF बोल सकते हैं इसको। कई बार EMF भी लिखा हुआ आ सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका पूरा नाम होता है। 2.6 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2.1 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लासें आजकल अनअकैडमी पे लगाता हूँ, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स की, रेलवे से संबंधित। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है, बी, यानी 1.5 वोल्टेज भी होगा इसका भी आंसर। यानी मरकरी सेल होता है उसका भी EMF कितना होगा? 1.5 वोल्टेज। जो कार्बन जिंक सेल होता है उसका भी 1.5 वोल्टेज। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यानी जो प्राथमिक सेल होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? 70%, 80%, 60% या 30%?
कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कल शाम को 8 बजे होगा आपका इसी यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट। प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी 70% होती है। 70% प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग 70% मानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 नंबर। साथ में मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा वहाँ से। अगला प्रश्न है 5 नंबर। सबसे अधिक कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? यानी ये 4 सेल दे रखे हैं या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ईंधन सेल का, निकल कैडमियम सेल का, या निकल आयरन सेल का, या लेड एसिड सेल का? कौन सा होगा इनमें से जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, सबसे अधिक कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का जो एक द्वितीयक सेल होता है, जो रिचार्जेबल होता है, यानी द्वारा चार्ज भी कर सकते हैं हम इसको, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है आजकल जितनी मोटर गाड़ियाँ होती है उनमें, और घर में इन्वर्टरों के ऊपर इसी बैटरी का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी भी हो सकता है, लेड एसिड सेल भी हो सकता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 6 नंबर। तो एक बार तो हम आप सभी का जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों में से चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, और उसके बाद में आप सभी जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपका टोटल मिक्सड टेस्ट लेंगे, यानी सभी चैप्टरों में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाकर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा और अपने आप को एहसास भी मिल जाएगा भी हमारी खुद की कितनी तैयारी है और कौन सा चैप्टर हमारा अच्छा है और कौन सा चैप्टर में से हम कमज़ोर हैं। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन में कौन सी बैटरी का उपयोग होता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कार्बन, जिंक, लिथियम आयनिक, या लेड एसिड, या निकल आयरन? कौन सा होगा इनमें से आंसर? मोबाइल फ़ोन में जो मोबाइल फ़ोन्स होता है उनमें कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है? कार्बन, जिंक, लिथियम आयनिक, लेड एसिड, निकल आयरन? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लिथियम आयनिक बैटरी होती है, इसका उपयोग हमेशा मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। लिथियम आयनिक या लिथियम बैटरी होती है, इसका उपयोग किया जाता है हमेशा मोबाइल फ़ोन में। आप मोबाइल फ़ोन के बैटरी को निकाल के देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है लिथियम। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर। यदि एक शोषक सेल लंबे समय तक बिना कार्य रखा रहे तो यह अपनी सामर्थ्य बनाए रखता है, या सामर्थ्य को खो देता है, या आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है, या आंतरिक प्रतिरोध कम कर देता है? कौन सा होगा इनमें से आंसर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, डीएमआरसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यदि एक शोषक सेल लंबे समय तक बिना कार्य करे रखा गया है तो यह अपनी क्या चीज़ खो देता है? जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी यह अपनी सामर्थ्य को खो देता है। यानी शोषक सेल होता है, उसको अगर हम लंबे समय तक काम में नहीं लेंगे तो वह अपनी सामर्थ्य को खो देता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 8 नंबर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको नियंत्रित करता है? यानी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसका कंट्रोल करता है या किसको नियंत्रित करता है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आउटपुट करंट की मात्रा को, या आउटपुट वोल्टता को, या इनपुट वोल्टता को, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए, जैसा भी आता है आपको आंसर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। आउटपुट करंट की मात्रा को हमेशा कंट्रोल करता है, यानी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जो आउटपुट धारा होती है
उसको कंट्रोल करता है, यानी ए ऑप्शन होगा इसका। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? रेक्टिफायर विधि, स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि या स्थिर वोल्टेज विधि। कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताया। यानी जब बैटरी होती है उसको हम बहुत कम दर पर चार्ज करते हैं या आवेशित करते हैं तो बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? उसको क्या बोल सकते हैं हम? रेक्टिफायर विधि, स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि या स्थिर वोल्टेज विधि। कौन सा होगा दोस्तों? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है इसमें से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रिकल चार्जिंग विधि। यानी जो बैटरी होती है उसके प्लेटें कठोर हो जाती है अगर हम उसको लंबे समय तक आवेशित नहीं कर सकते, या आवेशित नहीं करते हैं अगर हम उसको लंबे समय तक, या निरावेशित नहीं करते हैं, लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उसकी जो प्लेटें होती है वो कठोर हो जाती है। इसी वजह से हमें उसे बिल्कुल कम करंट पर चार्ज करना पड़ता है 2 या 3 दिन तक लगातार, तो उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि बोला जाता है। यानी बिल्कुल ही कम करंट की दर पर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी ट्रिकल चार्ज विधि। अगला प्रश्न है 10 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका आंसर बता दीजिए। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निकल आयरन बैटरी होती है उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पनडुब्बियों में, कार इंजन को स्टार्ट करने में, या अस्पताल के आपातकालीन सेवा केंद्रों में, या रेलवे के अंदर ट्रेन लाइटिंग में। कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आपको जैसा भी आता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग हमेशा पनडुब्बियों में किया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, जो DMRC में भी आया हुआ था पिछले वर्ष। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पनडुब्बियों में। अगला प्रश्न है 11 नंबर। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवनकाल ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा होता है 3 गुना, 2 गुना, आधा या समान। यानी एक लेड एसिड सेल की धनात्मक जो प्लेटें होती है उनका जीवनकाल ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा कैसा होता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। धनात्मक प्लेटें होती है उनका जीवनकाल होता है वो ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा कैसा होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आधा होता है हमेशा। यानी जो लेड एसिड बैटरी होती है, या सीसा संचायक बैटरी भी बोल सकते हैं इसको, तो उसमें जो धनात्मक प्लेटें होती है उनका जीवनकाल हमेशा ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा आधा होता है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फ्यूल गेज। कौन सा होगा इनमें से आंसर? बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर, जिससे अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, या इससे बोल सकते हैं बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जो प्रयुक्त में होने वाला उपकरण होता है वो हाइड्रोमीटर होता है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। शोषक सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? यानी जो शोषक सेल होता है उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा पदार्थ होता है? जस्ता, ताम्र, कार्बन या मैग्नीज डाई ऑक्साइड। कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है।
तो दोस्तों अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता चल सके, क्योंकि रोज़ाना हम आपका टेस्ट लेंगे इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। शोषक सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन होता है हमेशा। कुछ कैंडिडेट्स ने गलत जवाब दिया, इसका जस्ता दे दिया है। तो दोस्तों जस्ता नहीं होगा, कार्बन होगा, क्योंकि धनात्मक इलेक्ट्रोड की बात की गई है यहाँ पर। शोषक सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो खोल होता है भारी आवरण वो जस्ते का बना होता है हमेशा शोषक सेल में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर लगे होते हैं, यानी छोटे छोटे गुटके बोल सकते हैं उसको, जो प्लेटों के नीचे लगे होते हैं। तो उसका कार्य क्या होता है या उसका उद्देश्य क्या होता है? बकलिंग को कम करने के लिए, या आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको कम करने के लिए, या आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, या सल्फेशन होता है उसको कम करने के लिए? कौन सा होगा दोस्तों इसमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। यानी जो लेड एसिड बैटरी होती है या सीसा संचायक बैटरी होती है उसमें सेपरेटर लगे होते हैं प्लेटों के नीचे, यानी इस प्रकार से गुटके लगे होते हैं। तो ऊपर प्लेटें होती है ताकि वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमेशा सेपरेटर काम में लिए जाते हैं। यानी इसके जो सेपरेटर होता है उसके अंदर प्लेटों को फिक्स कर दिया जाता है जिससे इधर उधर नहीं हिलती प्लेटें। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर का उद्देश्य होता है आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, वह प्राइमरी सेल कौन सा होता है जिसका सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है? यानी सेल्फ लाइफ सबसे लंबा कौन से सेल का होता है? प्राइमरी सेल की बात की गई है। तो लिथियम सेल, एल्केलाइन सेल, मरकरी सेल या कार्बन जिंक सेल, कौन सा होगा इनमें से? जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। वह प्राइमरी सेल कौन सा होता है जिसका सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी लिथियम सेल। तो वह प्राइमरी सेल कौन सा होता है जिसका सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है? तो सेल्फ लाइफ सबसे लंबा हमेशा लिथियम सेल का होता है दोस्तों। ए आंसर हो जाएगा इसका, जो एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपका लेंगे ऑनलाइन टेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।